नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग स्टोरी। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार अलग अलग मुद्दे को लेकर साप्ताहिक आपके सामने यहां पर पेश होते हैं। और इसी बीच में इस बार जो इस पूरे सप्ताह हमने जिस मुद्दे को लेकर, जिस विषय को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की, वो है शिक्षा विभाग और शिक्षा व्यवस्था को लेकर। तो शिक्षा, जिसे लेकर लगातार कई दावे किए जाते हैं। बच्चों को वो तमाम पाठ पढ़ाए जाते हैं जो उनके जीवन में काम आएंगे। दूसरी तरफ स्कूल और बच्चों से पालकों को भी काफी उम्मीदें रहती है। स्कूल, जिसका चयन जरूरी मापदंड के आधार पर वो पालक करता है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की कल्पना लिए भेजता है। पर इसी जगह पर वो ये भूल जाता है कि जितनी उम्मीदें और अपने बच्चों से जुड़े बड़े सपने संजोए लेकर अपने कलेजे को जहां वो भेज रहा है, वो दरअसल एक बाजार है जहां उनके भविष्य और उनके पैसों की बोली लगाई जाती है। सीधा टारगेट पालक होते हैं। स्कूल प्रबंधन की सीधी निगाहें पालकों की जेब पर होती है। खेल ऐसा कि परत दर परत इसके कई राज हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको ये दिखाया कि शिक्षा व्यवस्था पर किस तरह से पलीते लगाए जा रहे हैं और कैसे ये पूरा खेल चल रहा है। एशियन न्यूज की बिग स्टोरी में हमने इस पूरे सप्ताह आपको ये बताया कि किस तरह से एक बड़ी धांधली चल रही है, कैसे शिक्षा देने के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि प्रदेश में किस तरीके से शासकीय स्कूल संचालित हो रहे हैं, वहीं प्राइवेट स्कूल का क्या खेल चल रहा है। एक और शासकीय स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं निजी स्कूलों की मनमानी रवैया और कमीशनखोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा कब। हालांकि अभी स्कूलों की स्थिति, व्यवस्था और नई शिक्षा नीति पर सियासत जरूर गर्मा गई है। एशियन न्यूज ने अपनी पड़ताल में कई खामियों को और भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिस पर कार्रवाई भी हुई, एक्शन भी लिया गया, यानी कि हमारी इस खबर का असर भी हुआ। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बहाल करने के लिए शासन प्रशासन लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चूक है जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं पा रही है। हालांकि आगे देखना यह होगा कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता है। इस सत्र की बात करें तो अभी बयानबाजी भी शुरू हो गई है, इस पर सियासत भी होने लगी है, लेकिन जिन छात्रों को शिक्षा ग्रहण करना है उनका क्या होगा और सियासत के परे इस बार किस तरीके से सभी को शिक्षा मिल पाएगा। तो इस खास कार्यक्रम में आप देखिए किस तरीके से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बयानबाजी हो रही है और किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, वहीं आगे किस तरीके से शिक्षा सुचारू रूप से संचालित होगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसके लिए कई योजनाएं भी लागू की गई हैं, जिससे छात्रों को बेहतर और अच्छी शिक्षा मिल सके। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया गया है, जिससे शिक्षा के स्तर में अब काफी सुधार होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वर्तमान में सभी को सामान्य रूप से शिक्षा मिल पा रही है? अभिभावक बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं? वहीं निजी स्कूलों में लूट खसोट पर क्या अंकुश लग पा रहा है? छत्तीसगढ़ में शिक्षा की बेहतरी को लेकर मौजूदा सरकार काफी संजीदा नजर आ रही है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और छात्रों को नई शिक्षा नीति के तहत बेहतर और रोजगार परक शिक्षा मिल पाएगी। वहीं आत्मानंद स्कूल के माध्यम से भी बेहतर शिक्षा दी जा रही है। हालांकि अभी भी पूरे प्रदेश भर में ऐसे विद्यालय और खोलने की आवश्यकता है जहां पर प्रदेश के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा मिल सके। छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल खोलने के बाद स्कूलों में प्रवेश लेने की होड़ मची है। वहीं सरकारी स्कूलों से बच्चे छोड़कर प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसी का फायदा निजी स्कूल उठा रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर शासन प्रयास करे तो थोड़े और प्रयास से इसमें और ज्यादा सफलता मिल सकती है। ये बात भी सही है कि अब छत्तीसगढ़ में असली प्रतिस्पर्धा आत्मानंद बनाम निजी स्कूलों में है, लेकिन सरकारी स्कूलों की तस्वीर अभी भी कुछ धुंधली सी है। हालांकि शासन प्रशासन लगातार इस धुंधली तस्वीर को साफ करने के प्रयास में है। लगातार आदेश और निर्देश जारी हो रहे हैं और बच्चों को स्कूल तक लाने की कोशिशें हो रही हैं। तो वहीं ड्रॉप आउट की संख्या को भी कम करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं।
रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि एक भी बच्चा छूट ना पाए और सभी को शिक्षा मिले। कोई लापरवाही या मनमानी करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले 10+2 पद्धति हुआ करता था, उसके हिसाब से होता था। अब 5+3+3+4 ये पद्धति नई शिक्षा नीति के अनुरूप इसे निर्धारित किया गया। देखिए, ये जो सेटअप पहले बना हुआ था 10+2 का, उसके सेटअप को इस तरह से रीसेटल किया गया है। देखिए, जहाँ पर भी नियम विरुद्ध कुछ भी मिलेगा वहाँ कार्रवाई होगी। और नए में ये है कि इस बार हमने कोशिश की है कोई भी बच्चा छूटे ना, हर बच्चे को हम स्कूल तक लेके आए। प्रदेश में अभी भी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी स्कूलों के प्रति सरकार को विशेष ध्यान और अधिक प्रोत्साहन देने की जरूरत है। ये भी ध्यान रखना होगा कि छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में बच्चों के सीखने का स्तर काफी कम है। सरकारी स्कूलों के 5वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे दूसरी कक्षा के स्तर का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। इसे कमी कहें, विसंगति कहें या फिर नीतियों की कमजोरी, पर सच्चाई यही है। हालांकि प्रतिभा के नजरिए से छत्तीसगढ़ का स्थान देश में काफी ऊंचाई पर है, पर प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा की बात करें तो सही मायने में स्थिति बेहद कमजोर है। प्रदेश में बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार मुफ्त योजनाओं को संचालित कर रही है। गरीब बच्चों की भलाई की दिशा में बेहतर प्रयास कहे जा सकते हैं, पर आपने एशियन न्यूज के बिग स्टोरी के माध्यम से ये देखा होगा कि जिन भवनों में प्रदेश और देश के भविष्य को शिक्षा देने के लिए बिठाया जाता है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, बच्चों की मासूमियत के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। सीधे तौर पर ये भ्रष्टाचार का ज्वलंत प्रमाण है। लगातार बढ़ते जा रहे निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त नजर आया। आयोग ने आदेश जारी कर कहा कि स्कूलों के बाहर 4x8 फीट का बोर्ड लगाकर फीस की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड करनी होगी। वहीं आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुए सभी कलेक्टरों को खत लिखकर कहा है कि निजी स्कूलों की फीस की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ शासन भी इसे लेकर सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा सचिव और कलेक्टर को कड़े निर्देश दिए हैं। तत्काल कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए। अभिभावक और पालक संघ के अध्यक्ष धीरज दुबे का कहना है कि कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है। प्राइवेट स्कूल संगठन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता का भी यही कहना है कि हमारी कोशिश है कि प्राइवेट स्कूलों में भी इस प्रकार से मनमानी न हो, इस पर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। शासन का कंट्रोल तो नहीं है, इस पे कोई भी शासन कंट्रोल होना चाहिए। शासन को इसके लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। आने वाला भविष्य जो है इन्हीं से है, बच्चों से है। बच्चों का भविष्य अच्छे स्कूलों से, स्कूल की पढ़ाई अगर नहीं होगी अच्छी, इस तरह सुधरेगा नहीं तो हमारा देश कैसे सुधरेगा। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए शासन को। ये अंदर का मामला है, अब इसके बारे में हमें जानकारी ज़्यादा तो है नहीं। अब जो हमको कहा जाता है, जो किताबें की बताई जाती है वो लेना पड़ता है हमको। देखिए, यहाँ आपको मैं बताता हूँ, जब पहली बार तो इस साल सभी प्राइवेट स्कूल वालों ने 20 से 25% की फ़ीस में बढ़ोतरी की है, जो एकदम अनुचित है। किस बात का आप इतना पैसा बढ़ा रहे हो? क्योंकि यदि अगर आप महंगाई को भी लेके बात करते हो तो महंगाई तो पालकों के ऊपर भी बढ़ी है। आपके यहाँ यदि एवरेज 500 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट भी हैं तो आप अगर उसका टोटल भी देखते हो तो आप करोड़ों की कमाई करते हैं साल भर में। उसके बाद भी आप पालकों के ऊपर हर साल फीस बढ़ाते जा रहे हो। और रही बात ये संचालन किस इसका जो लेवल है, तो देखिए, यदि अगर कोई भी स्कूल ओपन होता है तो उसकी पहली शर्त होती है नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे उसको मान्यता दी जाती है। लेकिन ये नियम तो साइड में रखा रहता है, सिर्फ और सिर्फ कमाई चालू हो गई है। और कमाई वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कई जगह एक ऐसा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा भी आता है, ये सिद्ध भी हो चुका है कि उनका कहना है कि स्कूल खोलने में बहुत खर्चा लग जाता है, चाहे वो खर्चा शासन प्रशासन को बांटने में लगे, अपने या मान्यताएं लेने के लिए लगे। लेकिन ये फैक्ट है कि ये जो चीज़ें हैं, एक सबसे निचले पॉइंट से लेकर के ऊपर तक सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस मामले में कार्रवाई तो नहीं है, सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। यदि हम स्कूलों की शिकायत लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं तो उनका यह कहना रहता है कि ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे, और वो तुरंत शायद कभी फ़ोन भी कर देते हैं और कभी एक लेटर भी जारी कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई आगे कभी कुछ नहीं होती। और यदि यही जिला शिक्षा अधिकारी या स्कूलों की शिकायत लेकर के हम मंत्रियों के पास या कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, वहाँ पे भी स्थिति वही बनी हुई है कि एक पॉइंट तक जाकर के ऐसा लगता है कि हाँ कार्रवाई होगी, लेकिन वो आगे जाकर के
वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी संलिप्तता इसमें शामिल है। देखिए, फर्जी मान्यता जो मामला रायपुर में एकदम सामने आया था, वो फर्जी मान्यता थी, मान्यता नहीं थी उस स्कूल की। उसमें दोनों का दोष है। हमने कभी उस स्कूल का पक्ष नहीं लिया। स्कूल का भी दोष है और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का भी दोष है। दोष इसलिए, स्कूल का दोष इसलिए था कि मान लीजिए आपको मान्यता नहीं मिली तो सबसे पहले आपको स्कूल नहीं खोलना था, और अगर आपने स्कूल खोल लिया तो उस मैटर को परसू करना था, लगातार जाना था। सरकारी काम सारा संसार जानता है कैसे होता है, उसको बार बार जाना पड़ता है, बार बार परसू करना पड़ता है। वो उसने नहीं किया, इसलिए उसको समय से मान्यता नहीं मिली। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का ये काम था कि चूंकि उस स्कूल में विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया था, उसको जल्दी से उस काम को निपटाना था। लेकिन मेरी जानकारी जो है उसको अब मान्यता मिल गई है, वहाँ चीज़ें ठीक हो गई हैं। हम प्रदेश में ऐसा कोई भी स्कूल जो मान्यता नहीं ले रहा है, नियम से मान्यता नहीं ले रहा है, उसके हम कभी साथ नहीं रहेंगे और कभी उसके पक्ष में नहीं खड़े होंगे। ये विद्यार्थियों से, छोटे बच्चों से जुड़ा मामला है। इसमें नियम कानून का पालन करना हर किसी का कर्तव्य है और नियम कानून का पालन करवाना शासन का दायित्व है। आरटी के विद्यार्थियों को लेकर हम ही ने शासन तक पहुंचकर, जो नई सरकार आई है उस तक पहुंचकर कहा था कि आरटी में आपका 220 करोड़ रुपए साल का खर्चा है, तो इस 220 करोड़ रुपए के लिए आप इसका सोशल ऑडिट कराइए। आप ये देखिए कि जो आप हर साल ये व्यय होगा ये कम होने वाला नहीं, क्योंकि स्कूल बढ़ेंगे, छात्रों की संख्या बढ़ेगी, तो ये खर्चा बढ़ने वाला नहीं। तो हमने कहा कि आप इसका सोशल ऑडिट कराइए, आप जो ये पैसा खर्चा कर रहे हैं उसका वो सही जगह लग रहा है कि नहीं, इसका कितना लाभ गरीब विद्यार्थियों को मिल रहा है। तो उन्होंने फिर ये आरटी के मामले को टेकअप किया माननीय सचिव महोदय ने, और ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसमें ड्रॉप आउट का जो मामला है, ड्रॉप आउट जो है, अधिकांश ड्रॉप आउट जो है, ड्रॉप आउट का असली अर्थ ये है कि वो बच्चा ड्रॉप हो गया और वो कहीं नहीं पढ़ रहा। लेकिन ऐसा मामला नहीं आया है। जो संख्या आई है 30,000, 40,000 या पूरे प्रदेश में जो बड़ी संख्या आई है, वो संख्या ऐसी है कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल छोड़कर या तो सरकारी स्कूल ज्वाइन कर लिए या आत्मानंद स्कूल ज्वाइन कर लिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, गरियाबंद जिले का जो ड्रॉप आउट है, उस ड्रॉप आउट में की संख्या जो है पिछले 5 साल की, वो करीब 20-22 हज़ार बच्चों की है। लेकिन उस 20-22 हज़ार में सिर्फ 2 बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ये 2 बच्चों को भी नहीं छोड़नी चाहिए, हम इस पक्ष में नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन उसके अलग अलग आरटी के नियमों को इनको संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए संशोधन करना पड़ेगा कि मान लीजिए वो विद्यार्थी गरियाबंद में किसी स्कूल में पढ़ रहा है, अब उसका परिवार जीवन यापन के लिए मान लीजिए अंबिकापुर चला गया, बिलासपुर चला गया, दूर चला, तो आरटी में प्रावधान नहीं है कि इसको यूडाइज्ड ट्रांसफ़र किया। उसमें बड़ी मशक्क़त होती है, इसलिए परिवार या तो पढ़ाई छोड़ देता है या सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लेता है। व्यवहार की जहाँ तक बात है, बहुत कम ऐसे मामले हैं जिसमें सामाजिक भेदभाव के कारण बच्चों ने ड्रॉप लिया। बड़ा मामला इसमें जो है वो सामाजिक भेद का है। ऐसे है कि जो शहर के बड़े सीबीएसई स्कूल हैं, उनमें जो पढ़ाई का स्तर होता है या जो पढ़ाई की स्पीड होती है, वो ऐसी होती है कि उसके लिए माता पिता, पालक को उस बच्चे को ध्यान देना पड़ता है। होता क्या है कि चूँकि वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर रहता है, आमतौर पे फर्स्ट जनरेशन लर्नर मतलब वही बच्चा पढ़ा है, उसके परिवार में कोई नहीं पढ़ा, तो उसको घर में उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन उस स्कूल की पढ़ाई तो अपने स्पीड से चलती है। तो होता क्या है कि बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल में इतना पिछड़ जाता है पढ़ाई में कि वो कोप अप नहीं कर पाता और पढ़ाई छोड़ देता। माँ बाप भी पढ़ाई छुड़वा देते क्योंकि वो बच्चा उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाता। दूसरा क्या होता है कि उन स्कूलों में जो सामाजिक भेदभाव की बात होती है, भेद और भेदभाव अलग अलग मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड को, जो सामाजिक भेदभाव की बात होती है, ये बहुत नहीं है, बहुत स्कूलों में नहीं है। 1-2 स्कूल है, वो शासन जानता है वो स्कूल कौन है। हमने उन्हें कहा है कि आप कार्रवाई करिए, हमारा एसोसिएशन उनके साथ नहीं है और जो भी कार्रवाई सरकार करेगी हमको मान्य होगी। प्रदेश में स्कूल के नए सत्र के शुरू होने के साथ साथ अब सियासत भी तेज हो गई है। एक और जहां शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात हो रही है, वहीं मौजूदा सरकार जर्जर स्कूल भवनों को लेकर पूर्व की सरकार पर निशाना साध रही है। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद राज्य के जर्जर स्कूलों के जीर्णोद्धार कार्य की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया है कि इस काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कलेक्टर्स को निर्देश देते हुए कहा है कि महीने में 2 से 3 स्कूल भवनों की खुद मॉनिटरिंग करें, अपने दौरे में स्कूल के निरीक्षण को शामिल करें
हालांकि स्कूल शिक्षा सचिव ने भी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वह 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें। प्रदेश में सियासत जर्जर स्कूलों के मरम्मत को लेकर भी गर्म है, जिसको लेकर केदार कश्यप ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में स्कूलों के हालात बद से बदतर हो गए। सीएम पद की लड़ाई में प्रेमसाय सिंह के विभाग की अनदेखी हुई है। बीजेपी सरकार स्कूल शिक्षा विभाग को प्रथम श्रेणी में रखती है। सभी जर्जर स्कूलों की स्थिति को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि हर मुद्दे पर आरोप लगाना बीजेपी के लोगों की मानो आदत है। बीजेपी सरकार में स्कूल खुलने के समय शिक्षा मंत्री ही नहीं है। गुटबाजी की वजह से 1 माह से मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। बयानबाजी छोड़कर तत्काल जर्जर स्कूलों की मरम्मत कराएं। जो स्कूलों के हालात थे वो बद से बदतर स्थिति में हो गए। सरकार के मुख्यमंत्री और जो तत्कालीन जो वहाँ पर उस समय में उप मुख्यमंत्री थे, उनके बीच में आपसी लड़ाई के चलते और उस समय जो शिक्षा मंत्री थे प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, उनके कारण से, क्योंकि उनको कहते हैं बाबा के गुट का माना जाता था, उसके कारण से उस विभाग की अनदेखी की गई। लेकिन छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार शिक्षा विभाग को प्रथम कालतः श्रेणी में रखती है और उसकी चिंता करती है और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो इसकी कोशिश करती है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, भगवान भरोसे चल रही है। तो इस परिस्थिति में कैबिनेट बैठक में क्या निर्णय करेंगे, क्योंकि मेन जो समय है, अभी तो शिक्षा सत्र चल रही है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है और सरकार इसमें बुरी तरह से फेल हो चुकी है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ठीक ठाक अंदर खाने ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नहीं तो 1 महीने से चर्चाएं चल रही है, उसको अभी तक एक नाम सेलेक्ट नहीं कर पाना, मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में फूट चल रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसलिए अभी तक मतलब निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को संवारने की बातें तो हो रही हैं, लेकिन हर बार ये महज कोरी कल्पना नजर आती है। सरकार की योजनाओं में खामियां नहीं है, न ही सोच में किसी तरह की कमी है। पर असल मायने में उन योजनाओं को सही तरीके से धरातल पर उतारने की जरूरत है, जिसकी कमी शुरू से है और अब भी बरकरार है। बात चाहे शासकीय स्कूल की हो या फिर मोटी फीस वसूली करने वाले निजी स्कूलों की, कुल मिलाकर पिसना तो बच्चों और उनके पालकों को ही है। अगर शासन और स्कूल विभाग इस पर थोड़ा ध्यान देता है तो प्रदेश में स्कूलों के साथ पढ़ाई के स्तर भी काफी सुधर जाएंगे और निजी स्कूलों पर लगाम भी लग सकेगा। सर, अगर शिकायत आएगी तो हम निश्चित रूप से जांच करवाते हैं, जांच दल भेजते हैं, स्कूलों की जांच भी करवाते हैं। हमारे पास शिकायत आती है तो हम स्कूल में तुरंत जांच टीम भेजते हैं, 2-3 अधिकारियों के जांच कराते हैं, जांच रिपोर्ट के पश्चात उस पर कार्रवाई करते हैं। नहीं सर, जर्जर स्कूलों की मरम्मत की सूची भी कलेक्टर महोदय को दी गई है और जो जर्जर स्कूल तोड़े जाने योग्य हैं उसकी सूची भी वहाँ सुपुर्द कर दी गई, जिला पंचायत में दे दी गई है और SDM के माध्यम से इस पर कार्रवाई होगी शीघ्र ही। निश्चित रूप से हम चाहते हैं, सभी हमने प्राचार्यों को भी कड़ा निर्देश दिया है कि समय पर स्कूल लगें, पढ़ाई अच्छी हो और जो समय सीमा निर्धारित की गई सिलेबस पूर्ण करने की, उसी अनुरूप में कार्य हो। तो एशियन न्यूज़ के बिग स्टोरी में आपने देखा कि किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही है और शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, क्योंकि नौनिहालों को जिस प्रकार से शिक्षा मिलनी चाहिए उस प्रकार से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वहीं अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो मनमानी रवैया है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कमीशन खोरी जो है चरम पर है। आगे देखना यह होगा कि किस तरीके से कमीशन खोरी या फिर जो सरकारी स्कूल है उसको सुदृढ़ किया जाता है और प्रदेश में एक एक बच्चे को जिस तरीके से शासन के द्वारा कहा गया है कि इस बार एक एक बच्चा नहीं छूटना चाहिए, तो एक एक बच्चों तक किस तरीके से शिक्षा पहुंच पाती है ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन RK प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर। आदेश, निर्देश और दावे, इन सब के बीच पीसते बच्चे। शिक्षा स्तर में सुधार के तमाम दावे लगातार किए जा रहे हैं, पर हालात में कुछ खास सुधार होता तो नजर नहीं आया है। हालांकि शासन के हस्तक्षेप के बाद उम्मीद की किरण तो जगी है, पर ये किरण कितनी दूर तलक जाती है और कैसे व्यापक परिणाम इसके मिलते हैं, ये तो वक्त बताएगा। हमने एशियन न्यूज़ की बिग स्टोरी के माध्यम से आपको स्कूलों के कई रूप और भ्रष्टाचार को दिखाने का काम किया। अब देखना यह है कि किस तरीके से शासन सरकारी स्कूलों के कायाकल्प को बदल पाती है और बेलगाम निजी स्कूलों के संचालकों पर कड़े एक्शन लेकर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करती है, क्योंकि आवाज निकली है तो दूर तलक जाएगी।
इसी के साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।